सभी साथियों को जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बोधिसत्व कबीर, जो कि श्रवण परंपरा या बौद्ध परंपरा के एक महान चिंतक, विचारक और एक बहुत बड़े समाज सुधारक, जो निर्भीक, निडर और अपनी बातों को प्रमुखता से समाज के बीच में रखने वाले, जिन्हें हमारे अपने ही देश के इतिहासकारों या आलोचकों द्वारा नकारा गया और समाज में आने उनके बारे में कोई अधिक शोध कार्य नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई और उन्हें यदि स्वीकारा भी गया तो उन्हें कुछ इतिहासकारों ने, कुछ साहित्यकारों ने निर्गुण धारा के कवियों में गिनती की, जबकि बोधिसत्व कबीर बौद्ध या श्रमण परंपरा के कवि हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोधिसत्व कबीर जी का जन्म जहाँ काशी में हुआ था, वहीं सारनाथ है। और आखिरी बौद्ध परंपरा के राजा, गढ़वाल वंश के राजा जयचंद, जिनके पूर्वजों ने सारनाथ में ही स्तूप बनवाया था, उस सारनाथ में सम्राट अशोक का नाम आखिरी बार वहीं शिलालेखों में उनकी दादी के द्वारा लिखवाया हुआ मिलता है। तो लगभग इससे 200 सालों के बाद में ही कबीरदास जी का जन्म हुआ था। और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का मानना है कि काशी में तब तक वो बौद्ध सभ्यता या बौद्ध परंपरा का पूर्ण रूप से खात्मा नहीं हुआ था, बल्कि वो वैचारिक रूप से जीवित थी। इसीलिए कबीर जी पर बौद्ध या श्रमण परंपरा का पूरा प्रभाव था, जो कि उनके साहित्य में साफ साफ नजर या झलकता है। कारुणिक तथागत बुद्ध और कबीर के विचारों में भी बहुत सारी समानताएं नजर आती हैं। कबीरदास जी के ऊपर भारत में कोई ठोस शोध कार्य नहीं किए गए। कबीर के ऊपर भारत में बहुत ही कम काम किया गया और भारत से ज़्यादा उनके ऊपर कार्य पश्चिमी देशों के विद्वानों के द्वारा, जैसे इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे विद्वानों के द्वारा किया गया। तो इसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बताते हैं कि सबसे पहले कबीर की वाणी का जो अनुवाद है वो इटालियन भाषा में मार्को डेला टुम्बा के द्वारा किया गया था। और ये जो मार्को डेला टुम्बा थे, इनका जन्म सन 1726 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1803 ईस्वी में भागलपुर, बिहार में हुई थी। तो मार्को डेला टुम्बा का जो अधिकांश जीवन था वो बेतिया और पटना में बीता। मार्को डेला टुम्बा ने कबीर की एक पुस्तक है ज्ञान सागर, जिसका इटालियन भाषा में अनुवाद सन 1758 ईस्वी में किया था। इटली से फिर वो इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में कैप्टन प्राइस ने कबीरदास जी के बीजक के कुछ पदों का अनुवाद किया हिंदू एंड हिंदुस्तानी सिलेक्शंस के रूप में।
इसी में कबीर के बीजक के बहुत सारे पद अंग्रेजी भाषा में संकलित हैं और कैप्टन प्राइस जो हैं वो 1780 से लेकर के 1830 के मध्य में थे। इंग्लैंड के बाद कबीर जी का जो वाणी संग्रह है उसका अनुवाद फ्रेंच भाषा में हुआ जर्नल हैरियट के द्वारा। इनका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था और की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई। हैरियट के द्वारा अनुवादित की गई पुस्तक का नाम है ए मूवर ऑन द कबीरपंथी। जनरल जो हैरियस थे वो ब्रिटिश सेना में एक अफसर थे और दिल्ली में कहा जाता है कि 1803 की लड़ाई के दौरान जनरल हैरियस अपना एक पैर गंवा चुके थे। इसके बाद में सन 1832 ईस्वी में जनरल हैरियट ने कबीर जी की वाणी का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया, परंतु सबसे बड़ा काम जो है एच.एस. विल्सन ने किया। विल्सन एक सर्जन थे और सन 1811 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सेक्रेटरी बने थे। एच.एस. विल्सन महोदय का जन्म सन 1786 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1860 ईस्वी में हुई। परंतु एच.एस. विल्सन महोदय ने जो सन 1828 ईस्वी से 1832 ईस्वी के दौरान जो उन्होंने कबीर दास जी के ऊपर बहुत सारा शोध कार्य किया, वह उनका शोध एशियाटिक सोसाइटी की शोध में छपा हुआ है। इसी में प्रोफेसर साहब जी बताते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह पहली बार गर्सा दतौसी के द्वारा फ्रेंच भाषा में पेरिस में लिखा गया। गर्सा दतौसी पूर्वी भाषाओं के फ्रांस में प्रोफेसर हुआ करते थे, जिसका पहला खंड प्रकाशित हुआ सन 1839 ईस्वी में और उसका दूसरा खंड सन 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। उन्हीं गर्सा दतौसी का जो फ्रेंच भाषा में लिखा था उन्होंने, तो उसको हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वात्सायन ने किया है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो वो गर्सा दतौसी की किताब का हिंदी अनुवाद कोई भी व्यक्ति जाकर के पढ़ सकता है और वहाँ पर जब आप गर्सा दतौसी के द्वारा लिखी गई उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि गर्सा दतौसी ने जो कबीर के ऊपर शोध किया वो तुलसीदास के 1.5 गुना किया हुआ है। इसका मतलब कबीर तुलसी की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थे और भारतीय मूल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गर्सा दतौसी का उल्टा किया। उन्होंने तुलसीदास के ऊपर ज़्यादा लिखा और कबीर के ऊपर
कम। गरसा दतौसी के कबीर पर ज़्यादा लिखने के भी पीछे का कारण उसका एक बैकग्राउंड मिलता है, जो कि सिखों के पवित्र आदि ग्रंथ है। उसमें सबसे अधिक वाणियाँ कबीर की हैं, जिनकी संख्या 224 है। आदि ग्रंथ में वाणियों को लेकर के बोधिसत्व कबीर सर्वोच्च स्थान पर हैं। यही कारण है कि आदि ग्रंथ को बेस बना करके अर्नेस्ट ट्रम्प और मैकलिफ ने बहुत ही बड़ा काम किया। और कबीर के ऊपर अर्नेस्ट ट्रम्प तो जर्मन में प्राच्य विद्या के प्रोफेसर थे। सन 1877 ईस्वी में उन्होंने कबीर की कुछ कविताओं का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इनसे ठीक 2 साल पहले यानी 1875 ईस्वी में अपने यहाँ ही भारत में ही दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखी और उसमें उन्होंने कबीर के बारे में जो लिखा है उसे जानते हैं। उन्होंने लिखा कि कबीर कई पंडितों के पास फिरा, परंतु उसे किसी पंडित ने नहीं पढ़ाया। तब उसने जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। कबीर तंबूरा लेकर के गाता था, भजन ऊट पटांग भाषा बनाता था। पंडित शास्त्र और वेदों की निंदा किया करता था और कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस जाया करते थे। और जब वो मर गया तब लोगों ने उसे सिद्ध बना लिया, जिसे आप सभी की भारत में नवजागरण कहते हैं। उसी भारतीय नवजागरण की यह इतनी घृणित और हीन मानसिकता है। इसी हीन और घृणित मानसिकता ने भारत में कबीर पर काम करने से रोका। इसी कारण बोधिसत्व कबीर पर अनुसंधान कार्य ना के बराबर या कहें तो बंद ही था। इसी दयानंद सरस्वती की सत्य प्रकाश का ही प्रभाव है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक, जिन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सिद्ध कड़ी भाषा कहा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि यह कौन सी भाषा है। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को रामचंद्र शुक्ल के विपरीत कहना पड़ा था कि सिद्ध कड़ी और पंचमेल खिचड़ी यह कोई भाषा नहीं है कबीर की, बल्कि कबीर अपनी वाणी के डिक्टेटर थे। शब्द उनके कलम पर नाचते थे। यही सत्य प्रकाश की सोच, यही सत्यार्थ प्रकाश की सोच भारत में लोगों को शोध कार्य करने में बाधक बनी रही, जिसने अब या उस समय हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरी के जो लोग कबीर के ऊपर काम कर रहे थे,
उन्हें गालियां दे रही थी कि ये सभी लोग कबीर का ईसाईकरण कर रहे हैं। बाद में श्याम सुंदर दास ने सन 1928 में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। उसी दौर में कबीर पर पहली पीएचडी लंदन के विश्वविद्यालय में एविके ने पहला शोध किया। वही थीसिस उनके द्वारा लिखी गई 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसका नाम था कबीर एंड हिज फॉलोअर्स। कबीर को अपने भारत में सम्मान नहीं दिया गया, परंतु फ्रांस के एक विद्वान गुई शोरमन ने फ्रेंच भाषा में बोधिसत्व कबीर पर एक महान, बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है, जीनियस ऑफ इंडिया। इसका मतलब भारत के प्रतिभावान। इसे अपनी पुस्तक जीनियस ऑफ इंडिया में गुई शोरमन ने कबीर को राष्ट्र कवि कहा है, जो कि भारतीय किसी आलोचक ने अपनी हिम्मत नहीं दिखा पाई कबीर को राष्ट्र कवि कहने की। इसी में राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं कि राष्ट्र भक्त या राष्ट्र कवि होना बहुत ही अलग बात है। देश को तो बनाया जा सकता है, परंतु राष्ट्र को बनाने के लिए उसकी बारीकियों और उसकी गहराई में जाना पड़ता है। देश को बनाने के लिए तो अपने शक्ति बल के द्वारा बनाया जा सकता है, परंतु राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत ही गहनता से उसके बारे में चिंतन मनन सोचना और उस पर शोध करना पड़ता है। साथियों, हम सभी को ये पता है कि कबीरदास जी अपने जीवन के अंत में मृत्यु के समय में मगहर क्यों गए थे, तो इसके बारे में भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बताते हैं कि मगहर का अर्थ क्या होता है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि मग और हर का मतलब अलग अलग, कि मगहर क्या होता है, उसी से मगहर शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जहांगीर से लेकर के फ्रांसिस बुकानन तक ने जो मग शब्द के बारे में बताया गया है, उसका पूरा फारस और बांग्ला साहित्य में मग शब्द का अर्थ कारुणिक तथागत बुद्ध का अनुयायी अर्थात बौद्ध भिक्षु को कहा गया है। बल्कि यूरोपियन साहित्य में भी कहीं कहीं पर मग मिलता है, तो कहीं कहीं पर मग या फिर कहीं कहीं पर माघ, ये शब्द देखने को मिलेंगे। आगे प्रोफेसर साहब बताते हैं कि वर्मा का एक क्षेत्र है अराकांत, तो वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उन्हें मग ही कहा जाता है। यदि कोई चाहे तो उसे पढ़कर देख सकता है। और हर का मतलब घर होता है। इसी को उन्होंने एक उदाहरण के रूप में बताया है कि जिस प्रकार से ननहर ममहर का मतलब नाना का घर या मामा का घर होता है,
उसी प्रकार से मगहर का मतलब बौद्ध भिक्षुओं का घर, अर्थात जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हों। इसका मतलब मगहर कभी बौद्ध भिक्षुओं की बस्ती रही थी। मगहर में आज भी कई बौद्ध निशान मिलते हैं, जिनमें धम्म सिंघवा स्तूप मगहर में ही तो है। इसका मतलब मगहर मध्य प्राचीन काल में बौद्ध क्षेत्र रहा है। एक शब्द है भगत। इसके बारे में प्रोफेसर साहब बताते हैं कि पाली साहित्य में तथागत बुद्ध को भगवतों कहा गया है और उनके अनुयायियों को भागवत कहा जाता है। उसी भागवत शब्द से भगत शब्द की उत्पत्ति हुई है और कबीरपंथी लोगों को भगत कहा जाता है। कबीरदास जी ने अपनी लेखों में या अपनी परिकल्पनाओं में एक अमर देश की कल्पना करते हैं, जो उन्होंने लिखा है। कबीरदास जी अपनी रचनाओं को निष्पक्ष भाव से किया करते थे। वो किसी के पक्ष में नहीं लिखते। उन्होंने लिखा है कि जहाँ से आयो अमरवा देशवा, वर्ण बामन क्षत्रिय शूद्र न वैसवा, मुगल पठान ना सैयद सिखवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न सिसवा, जहाँ से आयो अमरवा देशवा। तो इसी प्रकार उन्होंने अपनी परिकल्पनाओं में एक अमर ऐसे देश की परिकल्पना कर रहे थे, जिसमें उस समय समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जा सके, जिसमें किसी तरह का ऊंच नीच या किसी तरह के जातीयता का भेदभाव ना हो। इसीलिए उन्हें गुई शोरमन ने फ्रेंच भाषा में जो अपना वो पुस्तक लिखी है, उसमें उन्हें राष्ट्र कवि कहा है। कबीरदास जी बहुत ही जोखिम भरे कवि थे। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।